हाँ जी। हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेस देखा था। तो लाइव प्रोसेस में हमने ये जाना था कि किसे हम लिविंग बोलेंगे, किसे नॉन लिविंग बोलेंगे, मतलब कि कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। और जो जीवित है वो खुद के शरीर को मेंटेन करने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाता है, इन सब पे हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज की वीडियो बेसिकली केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो दैनिक जीवन है, हालांकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में होता है। ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन हमारे आम जीवन में भी होता है। चारों ओर जो देखते हैं उनमें कई बार हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं और हम उसे जान भी नहीं सकते कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है और कितने तरह के होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन से कहेंगे। केमिकल रिएक्शंस अकर एवरीवेयर फ्रॉम कुकिंग टू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, हाँ ये भी आ गया कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पिछले वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बटन मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। केमिकल रिएक्शन क्या हो है? रिएक्शन अकर एवरीवेयर, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हर जगह होता है। वो छोटे से छोटे गाँठ में हो, जैसे कि वो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा हो, या फिर इंसान के शरीर में हो, या किचन में जो खाना पक रहा है, सभी और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसे हम कैसे जानेंगे? कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, मतलब कुछ ऐसी निशानी जिसे देख कर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि चेंज इन कलर, मतलब उसका रंग बदल जाए। पहले दो कुछ अलग अलग सब्सटेंस से उसका कलर अलग था, हमने दोनों को मिला दिया और कलर चेंज हो गया, तो केमिकल रिएक्शन हुआ। किसी तरह का गैस वहां से इवॉल्व हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, और प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रिसिपिटेट क्या होता है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो गैस है। कौन सा? एक है H2 गैस और एक है O2, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैस मेरे पास है। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन क्या है, तो सभी को मालूम है गैस है। ऑक्सीजन क्या है, तो ये भी गैस है। हाइड्रोजन क्या है? ये एक ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल है मतलब ये जलेगा। और ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर है, मतलब कि जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है, मतलब हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। दोनों को देखा जाए तो दोनों आग लगाने वाला है। लेकिन अगर हम इन दोनों को किसी तरह मिला के H2O यानी कि पानी बनाए, पानी क्या है? पानी फ्लेमेबल है? नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है। क्या वो सपोर्ट करता है आग को? नहीं करता। किसी चीज में करता है वो, सोडियम का केस अलग है, इसे हम बाद में कभी देखेंगे, बाद में कभी उसके ऊपर जाएंगे। तो अभी क्या फिलहाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही फ्लेमेबल है, लेकिन क्या पानी फ्लेमेबल नहीं है। मतलब यहाँ क्या हुआ, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो चेंज हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? गैस है हाइड्रोजन, ये क्या है? ये भी गैस है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? लिक्विड। हालांकि हाइड्रोजन जो है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है। लेकिन फिर भी हम फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि ये लिक्विड में है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन भी गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड हो गया। मतलब कि इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट चेंज का, वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन क्या है? जहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाए, कोई गैस इन्वॉल्व हो, टेम्परेचर बदल जाए, स्टेट फॉर्म हो जाए, तब केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। अगला क्या है? तो केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें देता है वाटर। क्या ये बड़ा नहीं है?
या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते थे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये तो बड़ा सा हो गया, बड़ा हो गया, ये भी कुछ हद तक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। अब इसे जब हम छोटा करके लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, मतलब कि जब हम केमिकल नेम को ना यूज करके केमिकल फॉर्मूला को यूज करें किसी भी रिएक्शन के बारे में बताने के लिए, तो वो केमिकल बन जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन है क्या। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये स्लाइड है जिसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये आपको बाद में। हाँ, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? रिप्रेजेंट रिएक्शंस यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ये मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला के रूप में बताता है। इसका एक एग्जांपल जैसे जिंक H2SO4, ये हमें क्या दे रहा है? ZnH4 और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? जैसे ये जिंक है, किसके साथ मिक्स हो रहा है? H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक क्या है हमारा यहाँ पे? सॉलिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक्वस। लिक्विड नहीं कहेंगे, इसे एक्वस कहेंगे। एक्वस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसने क्या बनाया? ZnSO4 प्लस H। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो मेरा यहाँ पे सॉलिड था, ये एक्वस मीडियम में, ये क्या हो गया? ये फिर से लिक्विड मीडियम में आ गया, और ये हमारा गैस। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा गैस इवॉल्व हो रहा है, जो हमें दिख रहा हो। गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसे हम, जैसे केमिकल इक्वेशन है, तो ये अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। क्यों? इसे अब हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे गैस है, तो गैस जब भी रिलीज हो वहां पे हम एक एरो बनाते हैं, गॉड एरो, ऊपर की ओर एरो। सॉलिड, एक्वस, लिक्विड, गैसियस स्टेट, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मस्ट बी बैलेंस, मतलब जो केमिकल इक्वेशन है हमारा वो बैलेंस होना चाहिए। क्यों? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जब भी कोई रिएक्शन होता है तो ये जो लॉ है ये हमेशा फॉलो होगा। इस लॉ को हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा वो फॉलो करेगा, मतलब कि जो मास है उसका वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम उसे बैलेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये है H2 प्लस O2 H2O। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। मतलब कहने का कि हाइड्रोजन जो है वो तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग है, तो इसे हम बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना है? 1। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब क्या हुआ? अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 4, 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से फॉलो करता है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा पूरी तरह से एक्यूरेट होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो अब उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का FeH2O, Fe3O4 और H2। ये क्या है? जैसे यहाँ पे है FeH2O, ये क्या बना रहा है? Fe3O4 प्लस H2। तो ये जो यहाँ पे हमारी ये केमिकल इक्वेशन है, इसको ये कहा जा रहा है कि जो फेरस है, फेरस Fe मतलब आयरन, और पानी, तो पानी के साथ मिलके Fe3O4 बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है, तो यहाँ पे ये ऊपर की साइन किया हुआ एक एरो लगा देंगे।
यहाँ पे Fe कितना है हमारे पास, 1 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। ये तो बैलेंस नहीं है, तो इसे हम बैलेंस करने क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। हाँ, फिर यहाँ पे जो है नीचे 3 लगाते हैं, नीचे में 3 नहीं लगाते, नहीं तो वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, तो आपको जब आगे पढ़ोगी तो आपको आगे वो बताया जाएगा क्यों गलत हो जाता है। तो हम हमेशा 3 को ऊपर ही लिखेंगे। क्या ये अब बैलेंस्ड है, 3 Fe 3 Fe तो ठीक है, हाइड्रोजन 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर सिर्फ 1, मतलब ऑक्सीजन को हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्या अब ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन 4 4, हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर 8, मतलब हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल Al2 Al प्लस O2, ये हमारा क्या बना रहा है, Al2O3। क्या ये अब इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड नहीं है, इसे हम बैलेंस करते हैं मतलब संतुलित करते हैं। Al2 दो एल्यूमिनियम, इधर एल्यूमिनियम कितना है सिर्फ, यहाँ पे हम लगा देंगे। तो अब क्या ये एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, दो एल्यूमिनियम दो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 2, मतलब ऑक्सीजन की कमी है इस साइड पे। तो अब इसे बराबर करना होगा, कैसे बराबर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लगा देते हैं। क्या अब ये बैलेंस है, 3 2 जा 6, मतलब ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो क्या अब ऑक्सीजन बराबर है, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन क्या अब एल्यूमिनियम बराबर है, 2 2 जा 4, यहाँ पे सिर्फ 2। अब एल्यूमिनियम बराबर नहीं है, तो अब एल्यूमिनियम को बराबर करने के लिए हमें इसे फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे अगर 4 लिख दें तो क्या अब एल्यूमिनियम बराबर हो गया, अब एल्यूमिनियम बराबर हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे चलता है। मतलब हम यहाँ पे लगा लगा के देखेंगे क्या सटीक बैठता है। तो ये था हमारा केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है। और अगर आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल्स चाहिए तो आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके कुछ और एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी और सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। हाँ जी, तो अभी तक हमने देख लिया केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, और किस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो ये हैं हमारे 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो हमें आम तौर पे देखने को मिलते हैं, और आपके सिलेबस में भी सिर्फ इतना ही है। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, और चौथा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में 2 वर्ड है, आर ई और डी ओ एस, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। एक साथ दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसीलिए हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या एक्शन कर रहा हो, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया था H2 प्लस O2, जो H2O बना रहे हैं, तो ये दो जो H2 और O2 है ये हमारे रिएक्टेंट है, जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे रिएक्टेंट है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब टू और मोर, मतलब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रिएक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है सिर्फ एक, मतलब ये कंबाइन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं इसका एग्जांपल। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर,
स्लेक्ट लाइम फॉर्मेशन। मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाते हैं तो CaOH होल्ड, मतलब कि स्लेक्ट लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। के एनसीईआरटी बुक में भी एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि एक मैग्नीशियम रिबन को पहले किसी सैंड पेपर से घिसा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों घिसते हैं उसे जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का, मैग्नीशियम हालांकि ओपन में रहने के कारण उसके ऊपर ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम प्लस O2, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, ये पहले से डिपॉजिट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए जब इसे हम घिसते हैं तो वो लेयर हट जाता है और तब हम जब उसे जलाते हैं तो उससे व्हाइट कलर फ्लेम मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, N2H2NH3 अमोनिया फॉर्मेशन। ये जो तीनों हमारे एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, तो अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब जब कोई एक जब कोई एक कंपाउंड टूटता है अलग अलग सब्सटेंस में, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, ये तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट और फोटोकेमिकल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, मैं आपको पहले ऐसे बताता हूँ। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा, वो तीन भागों में हम इसे बांट सकते हैं। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, तो ये तीनों क्या है, चलिए इसे एक ब्रीफ में देखते हैं कि ये तीनों है क्या आखिर। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जब भी किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट का प्रयोग करें, मतलब उसे गर्म करें किसी भी तरह से, अगर वो या तो वो भी हम हीट प्रयोग करें किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन वो तब होता है जब हम हीट का प्रयोग, मतलब कि गर्मी दें उसे, किसी भी फॉर्म में हीट दें अगर, तब वो अगर डिकम्पोज हो, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, वो उस तरह के डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। हीट के लिए भी, इस हीट आने के लिए हम इस तरह से एक ट्रायंगल बनते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, मतलब जब हम उसे हीट कर कैल्शियम कार्बोनेट को, वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। जब भी घर में पेंट हो या फिर चूने का प्रयोग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग जिसे कहते हैं, तो वो कुछ समय बाद, कि एक दिन के बाद उसमें कलर आता है, साइन आता है। वो क्यों, तो एक दिन के बाद जितना भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड CaO बच जाता है। तो ये जो CaO है, ये एक तरह से समझ लो इसे मार्बल, और मार्बल में क्या होता है, चमक होता है, इसलिए वो एक दिन के बाद चमक आता है। उसके पीछे का ये साइंस है। मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है, केमिस्ट्री जो है, वो आपके दैनिक जीवन में भी सामने रहते हैं, बस हम उसे देख नहीं पाते। तो ये यही उसके पीछे का कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में बदलाव, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होना, ये भी एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आपने ये भी एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे ये हमारा एक टब है, अब इसमें हम दो टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं।
और साथ ही 2 इलेक्ट्रोड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें इनमें से, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये वाटर में है हमारा, ठीक। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये यहाँ पे छोटे छोटे बबल उठने शुरू हो रहे हैं। ये बबल क्या है हमारा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टूटना। मतलब एक जगह हाइड्रोजन होगा, दूसरी ओर ऑक्सीजन होगा। हाँ, तो ये जो हाइड्रोजन H2O है, मतलब वाटर, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये दो चीजों में टूट जाता है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। मतलब कि H2O जो है, ये 2H2 और O2 में टूट जाता है जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब जब सिल्वर ब्रोमाइड, तो हम इसे मैं मिटा देता हूँ। तो जब हम सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब 2AgBr, जब हम जब हम 2AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट प्रेजेंस में, सनलाइट को किस तरह लिखते हैं, तो एच न्यू, एच और न्यू, ये सनलाइट को दर्शाता है। जब हम सनलाइट पड़ेगा, ये 2Ag और Br2 टूट जाता है। इस तरह के जो डिकम्पोजिशन होते हैं, जिसमें कि सनलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। ये खास तरह का जो रिएक्शन है, इसमें हम इसी रिएक्शन का यूज हम फोटोग्राफी फिल्म में भी किया करते थे इस जमाने में। आज तो नहीं होता है यूज। एक जमाने में हम जो फोटोग्राफी फिल्म बनती थी, उसे हम इसी तरह बनाते थे, सिल्वर ब्रोमाइड और सनलाइट के प्रेजेंस। तो इसी के साथ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब हम जो शाब्दिक सोचने की समझे, तो कोई है जो किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसका जगह ले लेता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज्यादा ताकतवर इंसान होगा, वो दूसरे कमजोर इंसान को आसानी से हरा सकता है। इसी तरह का रिएक्शन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाएगा। जहाँ एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव हो, वो किसी लेस रिएक्टिव जो कम रिएक्टिव एलिमेंट हो, उसे डिस्प्लेस कर दे। इसके कुछ एग्जांपल चलिए देखते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पे हम आयरन को रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि हमें फेरस सल्फेट और कॉपर दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जो फेरस है, फेरस या आयरन, वो हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये सॉलिड है, ये एक्वस है। मतलब जब एक कंटेनर में, जिसमें कि CuSO4 हो, मतलब कॉपर सल्फेट हो, जब हम उसमें आयरन का एक रॉड रखेंगे, तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ, मतलब कि खासकर एक एक दो घंटे में तो खास असर नहीं पड़ेगा, एक दिन के बाद जब हम इसे देखेंगे, तो ये बन चुका होगा हमारा फेरस सल्फेट, मतलब कि FeSO4, एक परत चढ़ चुकी होगी। तो इसी के साथ ये जो होगा कॉपर सल्फेट, वो हट या बीच से टूट जाएगा, यहाँ फेरस सल्फेट बन जाएगा और साथ ही अलग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जो है, वो भी इसी तरह का कुछ एग्जांपल है, जहाँ पे जिंक और HCl को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ZnCl2 बन रहा है और H2 गैस अलग हो जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को आसानी से अलग कर रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे क्या है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और FeSO4 बना रहा है। इस एग्जांपल में जो लेड है, Pb मतलब लेड, और कॉपर CuCl2, ये कर रहा है Pb, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो PbCl2 बना रहा है और कॉपर को अलग कर रहा है। तो ये तीनों जो एग्जांपल है, ये तीनों एग्जांपल है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जहाँ एक ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से।
देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, मतलब यहाँ पे भी कोई एक खास जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो किसी दूसरे को कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को नहीं बल्कि दूसरा भी पहले को डिस्प्लेस करता है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये Na2SO4 और ये BaCl2, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ जो सोडियम है और ये जो बेरियम है, Ba मतलब बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये जो सोडियम है इस बेरियम को हटा के बेरियम सल्फेट बना रहा है यहाँ पे और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको शुरू फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि प्रेसिपिटेट एक रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये भी उसी का एक एग्जांपल है। यहाँ पे है Na2SO4, टब में इस बीकर में पहले से Na2SO4, जब हम इसमें बाहर से BaCl2 ऐड करेंगे तो BaSO4 का स्टेट बन जाएगा, मतलब ये BaSO4 सॉलिड फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा। ये जो सॉलिड फॉर्म है ये है हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4, इसी को हम कहते हैं प्रिसिपिटेट यानी या फिर पीपीटी। इस पीपीटी को दर्शाने का एक छोटा सा फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जब भी कोई गैस रिलीज होता है तो अपवर्ड साइन बनता है, लेकिन जब प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है तो एक डाउनवर्ड एरो बनता है, यहाँ पे भी ये एक डाउनवर्ड एरो बन जाएगा। ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, हालांकि ये दोनों अलग नहीं है, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट ये अलग नहीं है, प्रिसिपिटेशन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर सिट्रेट AgNO3 और NaCl सिल्वर क्लोराइड, जब हम मान लो इस टब में Na2 के जगह AgNO3 था, मतलब सिल्वर नाइट्रेट था, और हमने इसमें बाहर से NaCl ऐड कर दिया। जब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जब हमने इसे ऐड कर दिया तो AgECl का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का प्रिसिपिटेट है, यहाँ पे हम एक एरो बना देंगे इस तरह से। तीसरा एग्जांपल क्या है, HCl और NaOH का, इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ये दोनों दोनों लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे। जब Cl मतलब कि एसिड और बेस NaOH, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो NaCl और H2O, ये किसका एग्जांपल है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, हमने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन तो देख लिया कि इसमें छोटे छोटे सॉलिड्स बन जाते हैं, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें कि एक एसिड और एक बेस, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, इसमें से ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब अपने अपने गुण को थोड़ा थोड़ा खो देते हैं, थोड़ा ही नहीं पूरा खो देते हैं अपने गुण को। इसका गुण क्या था, ये एसिडिक है, इसका गुण क्या था, ये बेसिक है, ये दोनों अपने गुण को खो देंगे और नमक और पानी बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। हमेशा याद रखो जब भी एक एसिड हो और एक बेस हो बनेगा हमेशा सॉल्ट और वाटर ही, फिर चाहे वो कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस हो, जब हम उन दोनों को मिलाएंगे तो वो नमक और पानी ही बनाएगा, दूसरा चीज कभी नहीं बनाएगा। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने जाना कि एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था, इसमें मैं शॉर्ट में DDR लिख देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा था, आयन्स का एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज हो रहा था। ये क्या होता है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं HCl और NaOH का, ये क्या है, ये एक एसिड है, ये क्या है, ये एक बेस है, जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, तो इन दोनों के फॉर्म में क्या होगा, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl और वाटर H2O। तो इसमें आयन का एक्सचेंज कहाँ हुआ, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये इतना सीधा भी केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ये HCl है, ये आपस में टूटेगा, जब इसे हम पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, मतलब टूटना,
उसे हम कहते हैं डिसोसिएट होना। तो जब ये HCl है ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। इस तरह से इसे लिखा जाता है, H प्लस और Cl माइनस, इन दोनों में टूटेगा। और जो ये NaOH है ये भी टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा तो Na प्लस और OH माइनस इनमें टूट जाएगा। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये हम कैसे बता सकते हैं कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा? तो साफ देखो, ये सोडियम मेटल है, ये हमेशा प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसे डोनेट कर दिया? तो Cl को। तो जिसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लिया, वहां पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी OH क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। सोडियम क्या है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ प्लस आ गया। हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ प्लस आ गया। डोनेट क्यों किया अपना इलेक्ट्रॉन, और इसने गेन क्यों किया इलेक्ट्रॉन? तो अपना स्टेबल ऑक्टेट बनाने के लिए, ये था इसके पीछे। ये जो आयंस है ये आयंस बन गए। ये यहाँ पे क्या था, ये अभी तक लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अब ये आयंस के फॉर्म में है। ये जो आयंस बने अब ये एक्सचेंज करेंगे। क्या क्या बने हैं? H प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और OH माइनस। अब ये अपना आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ये दोनों आयंस एक साथ थे, ये दोनों और ये दोनों एक साथ थे। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। हाइड्रोजन जो है के साथ आ जाएगा, मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस आयन, इसी हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। और ये जो क्लोराइड आयन है Cl माइनस, ये सोडियम के पास आ जाएगा। इसी तरह तो ये जब सोडियम के पास आ जाएगा क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? H दो हाइड्रोजन H2O बन जाएगा। H2O और NaCl। तो इस तरह से H2O और NaCl बनते हैं। इस तरह से आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो रिएक्शन क्या होते हैं उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से क्या आप समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं रोल है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो वो रिड्यूस हो रहा हो, मतलब कि वो रिडक्शन हो रहा है वहां पे। और जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो किसी कंपाउंड में तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आना या फिर हाइड्रोजन का जाना, ये है हमारा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, ये दोनों ठीक आपस में अपोजिट है। इसमें हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इसमें इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो ये रिडक्शन है। इसमें हाइड्रोजन जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तीन इसके एग्जाम्पल, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन ये तीन को हम देखते हैं। CuO और H2, कॉपर Cu ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जब जुड़ते हैं आपस में तो ये कॉपर प्लस H2O मतलब वाटर बनाते हैं। तो ये देखो, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ क्या बन गया? कॉपर। ये हाइड्रोजन अकेला था, अब क्या बन गया? हाइड्रोजन वाटर बन गया, मतलब H2O बन गया। तो इस हाइड्रोजन में क्या हुआ है? इस हाइड्रोजन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन आके जुट गया है। ऑक्सीजन क्या हुआ है? हाइड्रोजन में जुट गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन में के साथ आके जुड़ा है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब क्या है? कॉपर के साथ कोई नहीं है, ऑक्सीजन चला गया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन का रिमूवल देखो क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है?
रिडक्शन मतलब ये रिड्यूस हो गया। तो जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जा उसे हम ये रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज। दूसरे में देखें Zn प्लस CuSO4 बना है ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या है Fe2O3 कार्बन FeCO2। यहाँ जिंक अकेला बैठा हुआ है, इधर जिंक के साथ क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ जिंक अकेला था, इधर जिंक के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, तो जिंक क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीडाइज ये नहीं हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। ZnSO4 क्या हुआ ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा जिंक के साथ जुड़ा, इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या है CuSO4 और इधर क्या है Cu अकेला बैठा, Cu इधर अकेला बैठा है और इधर ऑक्सीजन के साथ बैठा है, तो ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया। कौन रिड्यूस हो गया तो CuSO4 जो है वो रिड्यूस हो गया। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, क्या बना रहा है ये 4Fe प्लस 3CO2। ये है हमारा इक्वेशन। अब इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो इधर फेरस मतलब आयरन अकेला बैठा है, इधर फेरस आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ बैठा है, ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव हो गया, ऑक्सीजन चला गया, आयरन छोड़ के ऑक्सीजन चला गया, तो ये हो गया रिड्यूस। क्यों क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया। अब यहाँ कार्बन को देखो, कार्बन क्या है अकेला बैठा है, इधर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बैठा है, तो कार्बन क्या हो गया ऑक्सीडाइज। तो इस पूरे से हमें क्या समझ में आया, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जहाँ से ऑक्सीजन जा रहा हो वो रिड्यूस हो रहा है, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा हो वो भी रिड्यूस हो रहा है, जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा हो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसी के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हमें आम जीवन में कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो जहाँ भी ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगा वहाँ हमें कोरोजन और रेंसिडिटी ये दो चीज जरूर देखने के लिए मिलेगा। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जब कोई मेटल रिएक्ट होता हो किसके साथ ऑक्सीजन और वाटर के साथ ओवर द टाइम, मतलब कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक ऑक्सीजन का और वाटर के साथ रिएक्ट करने के कारण उसके ऊपर एक लेयर लग जाता है उसी मेटल के ऑक्साइड का, वो हमारा कोरोजन है, मतलब जंग लग गया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रस्टिंग, मतलब लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के साथ हम इसे छोड़ दें, पानी हमारा कहाँ से आ रहा है मॉइस्चर से आ रहा है, मतलब हवा से भी पानी आ रहा है, हवा में मॉइस्चर है मतलब वाटर है, तो जो वाटर है वो FeOH बना रहा है हमारा, और समय के थोड़े समय बीतने के बाद ये हमारा बन जाता है ये वाला कंपाउंड, मतलब रस्ट, जंग लग गया लोहे में, वो रस्ट यही है। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं सिल्वर टार्निश, मतलब जो भी चांदी का ज्वेलरी है वो कुछ समय थोड़ा फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, वो क्यों होता है उसके पीछे का भी कारण कोरोजन ही है। तो ये एग्जांपल, ये दो एग्जांपल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कोरोजन के साथ ये दो एग्जांपल जरूर लिखना एग्जाम में भी। और अगर आगे हम देखें रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड, तो जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ वहाँ कोरोजन और रेंसिडिटी भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कोरोजन के कारण क्या हो रहा है, कोरोजन के कारण हमारा जो लोहा है या फिर कोई भी मेटल है वो खत्म हो रहा है, और रेंसिडिटी के कारण क्या हो रहा है, रेंसिडिटी के कारण हमारा ऑयल्स और फैट्स खराब हो रहा है, मतलब तेल खराब हो रहा है। अगर हम घी को भी खुले में छोड़ दें तो वो भी खराब हो जाएगा। तो ये हमारा रेंसिडिटी है जिसमें कि ऑयल और फैट ये दोनों जो हमारे पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं। इसे हम किस तरह रोक सकते हैं, तो प्रिवेंटेड यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके कुछ समय के लिए उसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो इसके साथ कोरोजन और रेंसिडिटी भी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं,
और कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारा चीज़ हमने देखा। और पिछले लेक्चर में हमने लाइव प्रोसेसेस को देखा था, वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लो। अगर पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। बाय।